अगर आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं फ्रॉम फादर टू सन इन इंडिया, तो आप कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस है, आखिर जो प्रोसेस है उसको कैसे आपको फॉलो करना है, क्या सब दस्तावेज जो है आपको जो है बनाने पड़ सकते हैं और कौन कौन से कागजात जो हैं वो आपके पास एक मौजूद रहना चाहिए। अगर सभी दस्तावेज आपके पास मौजूद रहते हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई समस्या जो है नहीं होगा। यहाँ पर जो कंडीशन है कि ये जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जाएगा तो फ्रॉम अभी ये संपत्ति किसके नाम दर्ज है, वो है फादर के नाम दर्ज। आप इसको किसके नाम पे, उनके जो बेटे हैं उनके नाम पर आप ले जाना चाहते हैं, तो आपको आखिर सबसे पहला वो सारा इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना, जो कि पिता के नाम संपत्ति दर्ज है, और वो सारा इंफॉर्मेशन होना बेहद जरूरी है। अगर वो सारा इंफॉर्मेशन है कि जो संपत्ति है वो जो है यहाँ पर पिता के नाम है, साथ में आप उस परिवार के अगर उत्तराधिकारी हैं तो उसका भी जो है कागजात यानी आपको एक प्रूफ दस्तावेज के रूप में देना पड़ेगा, जो एक तरह से वंशावली है। ये आपको बनाना पड़ सकता है कि इसलिए कि आप जो है इससे क्या साबित होता है, इससे ये साबित होता है कि आप उस परिवार के उत्तराधिकारी हैं। अब सवाल उठता है कि जो फादर हैं तो इसमें दो कंडीशन बन जाता है। पहला कंडीशन ये होता है कि जो पिता हैं, है ना, वो एक तरह से जीवित हैं, है ना। दूसरा कंडीशन ये हो जाता है कि पिता की जो है यहाँ पर पिता की मृत्यु हो चुकी है। तो ये दोनों कंडीशन हो सकते हैं कि पिता जीवित हैं तब ट्रांसफर कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि पिता की अगर मृत्यु हो चुकी है तब भी आप संपत्ति को जो अपने नाम पर आप करेंगे ही। अब आपके पास यही ऑप्शन है कि पिता के नाम संपत्ति जो है अब अपने नाम पे आप ट्रांसफर करा लें। तो अब होगा कि अगर आप ये सारा प्रॉपर्टी आपका है, ठीक है, मान लेते हैं ये जो जितनी जमीन है ना ये आपकी है, तो इसका जो प्लॉट का नंबर है, जैसे मान लेते हैं 9578 है, तो इसके जो आगे कौन है, पीछे कौन है, इस बगल कौन है, सारा पोजीशन जो है के साथ और हर चीज मेंशन आपको करना होगा। जो पिता का एक तरह से संपत्ति का इंफॉर्मेशन है तो वो सारा इंफॉर्मेशन इस कागजात पे मौजूद होना चाहिए जिसको आप अपने नाम पर ट्रांसफर करवाना चाहते हैं। और इसमें जो है कि जब ये सारा कुछ अपने नाम पर आप करवा लेंगे तो आपको एक तरह से आप बोल सकते हैं ये एक प्रकार का पंचनामा हो गया, ठीक है। और आपको इसमें जो है गवाह का भी जरूरत पड़ सकता है। इसमें जो आपके अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो जो सरपंच हैं एक तरह से, है ना, या अगर नगर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो नगर के जो पार्षद हैं, तो सभी उनका जरूरत प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए एक आप उनका दस्तखत सिग्नेचर सपोर्ट के रूप में ले सकते हैं। मतलब वो एक तरह से गवाह हैं, सरपंच हैं और आपके जो क्षेत्र के पंच हैं। ये जो है सारा कुछ जो हुआ है वो सबके समक्ष हुआ है, सब उसको जान रहे हैं और सब इस बात का जो है सपोर्ट कर रहे हैं आपको। तो ये जो दस्तावेज आपका बनेगा तो ये स्टैम्प वैल्यू जो है ये राज्य सरकार पर डिपेंड करता है। अब आपके राज्य में अगर मान लेते हैं राज्य सरकार के द्वारा नियम है कि नहीं 100 के स्टाम्प पे ही आप करवा सकते हैं, तो वो मान्य होगा। अगर मान लेते हैं कि किसी राज्य सरकार में 1000 के लिए अगर मान लेते हैं स्टाम्प वैल्यू तय किया गया, कहीं पर हो सकता है कि 5000 जो है वो तय कर दिया गया होगा, तो फिर 5000 का जो स्टाम्प है वो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो दस्तावेज है, इस दस्तावेज में सारा जमीन का इंफॉर्मेशन लिखने के बाद जो है एक तरह से गवाह जो है पंच हैं, और साथ में अगर पिता जीवित हैं तो पिता का भी एनओसी चाहिए, इसलिए कि नो ऑब्जेक्शन पिता का होना चाहिए। अभी वर्तमान में जिनके नाम संपत्ति है, आप उत्तराधिकारी होने के नाते आप अपने नाम पर करवाना चाह रहे हैं, तो वहां पर पिता का एनओसी जरूरी है, इसलिए कि आपके पिता अभी जीवित हैं
और उनके जीवित जो रहते आप अपने नाम पर संपत्ति है। तो एक हो गया कि पिता से आपको नो ऑब्जेक्शन इस जो है दस्तावेज पर चाहिए, और साथ में अगर मान लेते हैं कि और कोई हिस्सेदार हैं, जैसे आपकी कोई बहन है ना, तो उनका भी एनओसी चाहिए, इसलिए कि वो भी परिवार के हिस्सेदार है ना, तो वो अपना हक त्याग कर रहे हैं, तो आपको सपोर्ट करेंगे उस बात के लिए कि उनको इसमें से किसी प्रकार का कोई जो है ऐतराज नहीं है, तो वो भी एनओसी दे दिए, पिता के द्वारा भी नो ऑब्जेक्शन है। अब आपके नाम वो संपत्ति जो है वो ट्रांसफर कब होगा, कैसे होगा? अब देखें, साथ में जब ये दस्तावेज आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, सबसे पहले आप ऑनलाइन पोर्टल हर राज्य में बनाए गए हैं, मतलब एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया है जहां पर आप अप्लाई करेंगे, है ना। तो ऑनलाइन जब आपका अप्लाई हो जाएगा तो उसके बाद उसको जो है जो राजस्व के अधिकारी हैं, है ना, आखिर ये आपने प्रक्रिया किया, आपको पता है सारा कुछ सही है, लेकिन जो अधिकारी बैठे वहां पर सरकार के बैठे हुए हैं, वो आपके पिता का नाम हटाकर अब आपका नाम वो दर्ज करेंगे रजिस्टर में। तो इस दस्तावेज को वेरीफाई करने के बाद ही जो है आपका नाम दर्ज करेंगे। मान लेते हैं कोई फर्जीवाड़ा ही कर दिया, बेटा बन के पिता का नाम संपत्ति अपने नाम से करा लिया, तो ये बात वेरीफाई करने के बाद है कि आप उनके बेटे हैं, आपके पिता को किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं है ना। और ये सारा दस्तावेज जमीन का इंफॉर्मेशन जो आपने दर्ज किया है, सभी जमीन जो है आपके पिता के नाम दर्ज है, सारा वेरीफाई किया जाएगा। और वेरीफाई करने के बाद जो है आपके वंशावली को देखा जाएगा कि आप उस जो है परिवार के उत्तराधिकारी हैं, और सारा दस्तावेज देखने के बाद संपत्ति को आपके नाम ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब सवाल उठता है, ये तो हो गया कि संपत्ति आपके नाम अब ट्रांसफर हो गया, जब ट्रांसफर हो गया तो इस संपत्ति का, इस जमीन का जो टैक्स होगा सरकार को, जो आप टैक्स पे करेंगे, अब आप पे करेंगे। पहले आपके क्या कौन कर रहे थे? आपके पिता कर रहे थे, अब क्या करेंगे? अब आप पे करेंगे। यानी अब सरकार को जो टैक्स जाएगा, सरकार को जो एक तरह से रेवेन्यू जमा होगा, वो आपके नाम से होगा। अब सवाल उठता है, ये तो पिता जीवित है, अगर पिता जीवित नहीं है, देखें पिता जीवित नहीं है तो यहाँ पर होगा क्या कि जो पिता का एनओसी है तो उसके जगह पर, यानी यहाँ पर पिता का तो कोई सिग्नेचर नहीं होगा, लेकिन दस्तावेज में जो है वंशावली के यहाँ पर साथ एक जो है मृत्यु प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, वो भी पिता का, है ना। अगर पिता अब नहीं है तो पत्र बना लीजिए और पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा, साथ में वंशावली देना होगा। अगर कोई बहन है तो उसका तो एनओसी चाहिए ही, अगर वो संपत्ति नहीं लेना चाहती है, लेकिन अगर वो बहन संपत्ति में अपना हक मांग रही है तो हक फिर देना होगा, इसलिए कि हक अगर मांगने के लिए किसी अधिकारी के पास अगर आवेदन दे दिया जाए तो फिर हक जो है बहन के नाम संपत्ति को ट्रांसफर किया जाएगा, मतलब यहाँ पर बेटा और बेटी दोनों के नाम से संपत्ति को ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये प्रक्रिया भी किया जाएगा। लेकिन अगर बहन के द्वारा नो ऑब्जेक्शन एक तरह से दे दिया जाता है तो यहाँ पर डायरेक्ट जो संपत्ति है वो बेटे के नाम जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया होता है पूरा, अगर आप अपने पिता की संपत्ति को अपने नाम कराना चाहते हैं। रही बात खर्च की, आपके मन में सवाल होता है कि आखिर खर्च क्या लगता है। तो देखें, इस दस्तावेज को अगर आप खुद से तैयार नहीं कर सकते हैं तो आप किसी वकील के माध्यम से आप इसको तैयार करवा सकते हैं। दूसरा, इसको तैयार करने के लिए आप चाहें तो साथ में किसी जो है प्राइवेट जो निजी अमीन है ना, उससे भी बात कर सकते हैं, इसलिए कि उनको जमीन का एक मेजरमेंट का पूरा हो सकता है, जो आपके क्षेत्र का उनको अनुभव हो, और वो इतना जो है दस्तावेज पर लिख के आपको ऑनलाइन करवा देंगे। क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सारा कार्य जमीन का एक तरह से पूरा। अगर किसी प्रकार का कोई हिस्सेदारी की बात है, अगर आपके भाई कोई हिस्सेदार है तो वो अलग करके सारा जो है आपके दस्तावेज में मेंशन करेंगे। तो आप दोनों
जो है वकील या कोई निजी अमीन से भी संपर्क करके, या और कोई अन्य व्यक्ति कार्य करते हैं, आपको भी जानकारी है कि वो व्यक्ति ये सारा कार्य करते हैं, तो उनसे भी करवा सकते हैं। रही बात चौथा कि आप भी अगर जानकारी रखते हैं, लिखना जानते हैं, तो आपसे भी हो सकता है, कोई बड़ी चीज है नहीं। सारा इंफॉर्मेशन लिखना है, गवाह का सिग्नेचर लेना, पंच का सिग्नेचर लेना। लेकिन अगर आपका जमीन की हिस्सेदारी को अलग अलग किया जा रहा है, तो वहां पर एक अमीन का कागजात का भी जरूरत आपको पड़ेगा। मतलब आपने जमीन को नाप कर अलग अलग कराया, वो दस्तावेज भी आपको अटैच करना पड़ेगा। तो ये प्रक्रिया अगर आप फॉलो करेंगे तो संपत्ति को आप अपने नाम पर ट्रांसफर करा सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।